सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है और पाठ्यक्रम तो बहुत अधिक है, लेकिन जिन बच्चों की अभी तक तैयारी पूरी नहीं हुई वे निराश होकर के न बैठें, क्योंकि केवल सिर पकड़कर बैठने से कोई हल नहीं निकलने वाला। उसकी बजाय पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करेंगे। चाहे ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन हम अंतराल, अभिव्यक्ति और माध्यम, रचनात्मक लेखन, व्यवहारिक लेखन यानी सब कुछ इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से एक नज़र डालते हैं इस पाठ्यक्रम के ऊपर, जो कि प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम है। आप देख पा रहे होंगे कि अंतरा के गद्य खंड के कौन कौन से पाठ हैं और पद्य खंड के कौन कौन से पाठ हैं, व अंतराल के कौन कौन से पाठ यहाँ आपके सामने हैं। केवल एक ही पाठ है अंतराल का, तो और अभिव्यक्ति और माध्यम के भी ये सारे पाठ आने वाले हैं। तो इस सारे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। इसीलिए फटाफट से हम पहुंचते हैं अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के पहले पाठ की ओर। और यदि हम कदम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और चरणबद्ध तरीके से पुनरावृत्ति करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे पूरा का पूरा पाठ्यक्रम हमारा तैयार हो गया। तो चलिए शुरू करें। पहला पाठ है ईदगाह, जिसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ईदगाह कहानी का शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। क्या इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक भी हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा ईदगाह कहानी में ईद के अवसर पर ईदगाह में हो रही चहल पहल को दर्शाया गया है। इस त्योहार में बच्चे से लेकर बड़े सभी के मन में उत्साह और उमंग झलक रही है। सभी आपस में मिलजुल कर एक साथ ईद के मेले में घूमते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं। इस प्रकार ईद पर्व को ध्यान में रखते हुए कहानी का शीर्षक ईदगाह दिया गया है, जो कि एकदम सटीक है। और इस कहानी का मुख्य नायक है हामिद। उसके पास मात्र 3 पैसे हैं और वह उससे खिलौने खरीदने की बजाय अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। और वह बड़ी चतुराई से अपने मित्रों को चिमटे के गुणों के बारे में बताकर उन्हें निरुत्तर भी कर देता है। इस प्रकार हामिद को ध्यान में रखकर कहानी का शीर्षक हामिद का बड़प्पन भी दिया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा अमीना को पता चलता है कि हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी उंगलियां रोटी पकाते समय जल जाती थी। वह हामिद के इस त्याग और अपने प्रति प्यार को देखकर भावुक हो उठती है और रोने लगती है। परिस्थितिवश बूढ़ी अमीना बच्ची की तरह फूट फूट कर रो रही थी और हामिद बूढ़ों की तरह चुपचाप खड़ा देख रहा था। इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा है। तो ये अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। अगला प्रश्न है हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हामिद, पहला तो उसकी चरित्र की विशेषता हो सकती है साहसी है। ईद के अवसर पर गांव के सभी बच्चे अपने पिता के साथ मेला घूमने जा रहे हैं, लेकिन हामिद अकेले ही मेले में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इससे उसकी निडरता का पता चलता है। और दूसरा है स्वाभिमानी। हामिद एक स्वाभिमानी लड़का है। अपने दोस्तों को मिठाई और खिलौने खरीदते देखकर भी वह उनसे मिठाई या खिलौने मांगता नहीं है। आगे है समझदार। हामिद एक छोटा बच्चा होते हुए भी बड़ों की तरह समझदार है। मेले में सभी बच्चे खिलौने खरीदते हैं, लेकिन वह अपनी दादी के बारे में सोचकर चिमटा खरीदता है।
ताकि उनकी उंगलियां रोटी पकाते समय जलने से बच सकें। अगला प्रश्न देखिए, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इसका उत्तर क्या है? यदि मनुष्य के अंदर आशा, उत्साह और साहस हो तो वह कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हामिद के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बूढ़ी दादी को इस बात की चिंता थी कि इतने कम पैसों में ईद का त्योहार कैसे मनाएगी, लेकिन हामिद इन बातों से अनजान खुश है, क्योंकि उसके मन में आशा की एक किरण है कि उसके माता पिता एक दिन जरूर आएंगे और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे। उसके पास मेले में जाने के लिए मात्र 3 पैसे ही हैं, फिर भी वे अपने दोस्तों के साथ बहुत प्रसन्न है। इस प्रकार आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब अगले पाठ की ओर बढ़ चलें, जो कि है दोपहर का भोजन, और उसके लेखक हैं अमरकांत। उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? तो सिद्धेश्वरी नहीं चाहती है कि मोहन को लेकर रामचंद्र चिंतित हो। वह उससे झूठ बोलती है कि मोहन किसी मित्र के यहाँ पढ़ने लिखने गया है। वह यह भी कहती है कि मोहन उसकी बहुत प्रशंसा करता है, जिससे रामचंद्र अपना दुख भूलकर कुछ देर के लिए खुश हो जाए। तो बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि केवल 2-2 अंकों वाले प्रश्न है, तो कोई यहाँ पर वैल्यू पॉइंट, मूल्यांक, मूल्य बिंदु प्राप्त हो जाए तो भी आपको 2 में से 2 अंक ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो कहानी का सबसे जीवंत पात्र है सिद्धेश्वरी। वह घर की निर्धनता से अच्छी तरह परिचित है, इसके बावजूद भी वे अपना धैर्य नहीं खोती और अभाव में भी घर में शांति बनाए रखती है। वे घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है और उसका जीवन परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित है। वह परिवार के सदस्यों से उनकी मनचाही बातें करके उन्हें खुश रखने के लिए झूठ भी बोलती है। वह अपनी भूख की परवाह ना करके परिवार के सभी सदस्यों को भोजन कराती है और किसी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करती है। इस प्रकार उसके चरित्र की दृढ़ता कहानी में उसकी भूमिका को जीवंत करती है। अगला प्रश्न, दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों से पूर्णतया सार्थक है? तो दोपहर का भोजन जो शीर्षक है, यह कहानी की नायिका है सिद्धेश्वरी, जो कि दोपहर का खाना बनाकर अपने परिवार वालों का इंतजार करती है। सबसे पहले उसका बड़ा बेटा रामचंद्र भोजन करने के लिए आता है और अनमने मन से भोजन करके चला जाता है। उसके बाद मंझला बेटा और फिर उसका पति आता है। घर में भोजन के अभाव के कारण सभी कम खाने में ही पेट भरने का बहाना बनाकर चले जाते हैं। अंत में सिद्धेश्वरी भी आधी रोटी खाकर ही अपना पेट भरने का प्रयास करती है। इस प्रकार पूरी कहानी में दोपहर के भोजन से संबंधित दृश्य को दर्शाया गया है। इस दृष्टि से यह शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह भी इसी पाठ से है। आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी हैं क्योंकि वह अपने परिवार वालों को एक दूसरे की सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहती है। और यदि वह अपने बड़े बेटे से यह कहती है कि मोहन कहीं बाहर घूमने गया है, तो दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती। वह परिवार की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह से परिचित थी। उसका बड़ा बेटा रामचंद्र छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह परिवार का गुजारा कर रहा था, इसलिए वह उससे झूठ बोलती है कि मोहन अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया है। अपने पति से भी वह बड़े बेटे के बारे में झूठ बोलती है,
ताकि पिता और बेटे के बीच का प्रेम बना रहे। इस प्रकार झूठ बोलकर सभी सदस्यों को प्रसन्न रखना चाहती है। अब हम बढ़ेंगे तीसरे पाठ की ओर, जो कि है टार्च बेचने वाले। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित ये पाठ है। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो तीसरे पाठ का पहला प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि लेखक ने टार्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छापी क्यों रखा। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने टार्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छापी रखा क्योंकि जिस तरह सूरज रात के अंधेरे के बाद दिन में प्रकाश फैलाता है और किसी को डर नहीं लगता, उसी प्रकार सूरज छाप टार्च रात के अंधेरे में सूरज का काम करेगी। सूरज छाप टार्च रात के अंधेरे में सूरज की रोशनी का प्रतीक है, इसलिए इसका नाम यह रखा गया। अगला प्रश्न, भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है। तो भव्य पुरुष ने अपने प्रवचन में कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, जैसे हर रात के बाद सुबह आती है उसी प्रकार अंधकार के साथ साथ प्रकाश भी होता है। मनुष्य को अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। आत्मा में भी अज्ञान के अंधेरे के साथ ज्ञान की रोशनी और ज्ञान की रोशनी के साथ अज्ञान का अंधेरा होता है। तो मनुष्य के अंदर की बुराइयों में अच्छाइयां छिपी रहती हैं, दबी रहती हैं, जिन्हें जगाने की जरूरत होती है। उसके लिए अपने अंदर ही ज्ञान की रोशनी को ढूंढना पड़ता है। इस प्रकार भव्य पुरुष ने सच ही कहा कि जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अगला प्रश्न है, भीतर के अंधेरे की टार्च बेचने और सूरज छाप टार्च बेचने के धंधे में क्या अंतर है, विस्तार से लिखिए। तो भीतर के अंधेरे की टार्च बेचना अर्थात आत्मा के अंदर बसे अंधेरे को दूर करने से संबंधित है। जहां एक तरफ पहला दोस्त अपने प्रवचन से लोगों को अज्ञान के अंधेरे से दूर कर ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, इसी प्रकार सिद्ध पुरुष ही आत्मा के अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरा दोस्त रात के अंधेरे से बचने के लिए सूरज छाप टार्च बेचता है। वह रात के अंदर वह लोगों के अंदर रात का भय उत्पन्न करता है ताकि वे डर कर टार्च खरीदें। यह टार्च बाहर के अंधेरे को दूर करता है। वह लोगों को काली अंधेरी रात का डर दिखाकर सूरज छाप टार्च बेचता है। तो दोनों के टार्च बेचने के धंधे में बहुत अंतर है। एक आत्मा के अंधेरे को दूर करने से और दूसरा रात के अंधेरे को दूर करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, दोनों मित्रों ने पैसे कमाने के कई तरीके ढूंढने की कोशिश की। दोनों के मन में यही प्रश्न आता था कि पैसे कैसे पैदा करें, लेकिन इसका हल निकालना आसान नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब जवाब नहीं मिला तो उनमें से एक ने कहा कि सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। यह कथन मनुष्य की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत है कि किसी सवाल का जवाब ना मिलने पर मनुष्य उस सवाल को टाल देना ही उचित समझता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी अनसुलझे सवाल में दिमाग लगाकर समय गंवाना व्यर्थ होता है। अगला प्रश्न गूंगे पाठ से है, जो कि रांगे राघव जी द्वारा रचित है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया। तो उत्तर है, गूंगे ने संकेत के माध्यम से बताया कि वह मेहनत करके खाता है, किससे भीख नहीं लेता। उसने संकेतों से बताया है कि उसने हलवाई के यहाँ लड्डू बनाए, कढ़ाई मांझी, नौकरी की, कपड़े धोए। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया है, और उसने पेट बजाकर यह भी बताया कि उसने यह सब अपने पेट के लिए किया है। इन संकेतों के द्वारा गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय दिया।
अगला प्रश्न, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो संवेदनशीलता के कारण मनुष्य में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, परंतु वर्तमान सामाजिक परिवेश में इसमें काफी कमी आई है। भौतिकतावाद को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण है और आज मनुष्य आत्म केंद्रित होता चला जा रहा है। उसे दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं रह गया है। संवेदनाएं उसके मन तक सीमित हो चुकी हैं, वह उसे व्यवहार में नहीं ला पाता। इसीलिए लेखक ने कहा है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया के रूप में विद्यमान है। अगला प्रश्न, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। क्यों? यह बात किसके लिए कही गई है? यह गूंगे के लिए कही गई है। और यहाँ इसका उत्तर क्या होगा? गूंगा चमेली को माँ के समान समझता था। वह चमेली के बेटे बसंता से उलझता नहीं है। जब बसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया तो उसे यह सहा नहीं गया। उसे उम्मीद थी कि चमेली उसी का पक्ष लेगी, क्योंकि वह सही है तो चमेली सही का पक्ष लेगी। इसके उलट चमेली ने गूंगे की जगह अपने बेटे का पक्ष लिया, जिससे कि गूंगे को बहुत बुरा लगा। चमेली के इस व्यवहार ने उसे दुखी नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में पानी भी भर दिया। उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपात पूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से दुखी था, साथ ही पक्षपात के प्रति तिरस्कार भी था। अगला प्रश्न, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। तो इस कहानी में गूंगा दया और सहानुभूति के पात्र के रूप में चित्रित हुआ है, परंतु वह दया या सहानुभूति नहीं बल्कि अधिकार चाहता था। अधिकार अपनत्व से उपजता है। चमेली उस पर दया करके अपने पास रख लेती है, लेकिन गूंगा उसे अपनत्व समझता है। वह चाहता था कि चमेली उसे अधिकार दे जो अपनों को मिलता है, लेकिन जब चमेली बसंता का पक्ष लेती है तो उसकी भावना को चोट पहुंचती है, क्योंकि बसंता तो उसका अपना बेटा था। तो चमेली के पक्षपात पूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की पानी भरी आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। अगला प्रश्न, कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? इस कहानी के माध्यम से लेखक न केवल गूंगे का चित्रांकन करता है, बल्कि समाज में हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचार को देखते हुए चुप रहने वाले लोगों को भी गूंगों की ही श्रेणी में रखता है। वे पीड़ित के प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन वे कुछ करने की बजाय दर्शक बनकर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए गूंगे शब्द का अर्थ केवल एक विशेष वर्ग से नहीं, बल्कि समाज के अत्याचार सहने वाले सारे के सारे वर्ग से संबंधित है। इसीलिए एक गूंगा होते हुए भी इसका शीर्षक गूंगे रखा गया। अब इसी के साथ गद्य खंड पूरा हुआ और अब हम बढ़े काव्य खंड की ओर। काव्य खंड में सबसे पहला पाठ है कबीर दास का। तो उसमें पहला पद क्या है? अरे इन दोहुन रहा ना पाई। उसी से पहला प्रश्न निकलता है कि कबीर का इससे क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। तो कबीर ने इस पंक्ति में कहा है कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक आडंबरों में उलझे हुए हैं, उन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं मालूम है और धार्मिक आडंबरों को धर्म मानकर चलते हैं। तो कबीर के अनुसार ये दोनों ही भटके हुए हैं। वे किस राह की बात कर रहे हैं? ईश्वर प्राप्ति की राह की बात कर रहे हैं। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। इसके माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं? कबीर कहते हैं कि दोनों ही धर्मों में अनेक प्रकार के आडंबर प्रचलित हैं।
दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताकर आपस में लड़ते हैं। हिंदू छुआछूत में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और दूसरी ओर वेश्यावृत्ति में लिप्त रहते हैं। और मुसलमानों के बारे में कबीर क्या कहते हैं कि वे जीव हत्या करते हैं, उसे मिलजुल कर खाते हैं और सगे संबंधियों से ही विवाह कर लेते हैं। और इस प्रकार से हिंदू और मुसलमान दोनों में ही बुराइयां हैं और दोनों ही एक जैसे हैं। अपने अपने धर्म की बुराइयों को वो देख नहीं पा रहे, जबकि होना यह चाहिए कि दोनों ही अपने धर्म की बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयों को अपनाएं। आगे अगला प्रश्न है, बालम आवो हमारे घेरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों? तो यहाँ कवि भगवान का आह्वान कर रहे हैं, भगवान को बालम कहकर पुकार रहे हैं। वे अपने भगवान के दर्शन के प्यासे हैं और अपने भगवान के दर्शन पाने के लिए उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। अगला प्रश्न, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है? ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? अपने नायक के वियोग में जिस तरह नायिका को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वह खाना पीना छोड़ देती है, उसे नींद भी नहीं आती, उसी तरह कबीर की भी यहाँ ये हालत है कि जीवात्मा को भी परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग में खाना पीना अच्छा नहीं लगता, वे निरंतर उसी के चिंतन में डूबे रहते हैं, उन्हें नींद भी नहीं आती। उनकी यह स्थिति परमात्मा रूपी प्रियतम से नहीं मिलने के कारण हो गई है। यानी यह वियोग की स्थिति का चित्रण किया गया है। आगे बढ़े, कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर कहते हैं कि कामिनी औरत को प्रियतम यानी बालम बहुत प्रिय होता है। प्यास से व्याकुल व्यक्ति को पानी बहुत प्रिय होता है। ऐसे ही भक्त को अपने भगवान प्रिय होते हैं, तो कबीर को भी अपने भगवान प्रिय हैं, वे उनके लिए व्याकुल हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, खेलन में कोका को गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई? यह जो प्रश्न है ये सूरदास पाठ से संबंधित है। सूरदास के जो पद हैं वहां से लिया गया। तो इसमें कृष्ण और सुदामा के खेल खेल में रूठने और फिर खुद ही मान जाने के स्वाभाविक प्रसंग का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण खेल में हार गए थे, श्री रामा जीत गए थे, पर श्री कृष्ण अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। खेल रुक गया। श्री कृष्ण अभी और खेलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई देते हुए अपनी हार स्वीकार कर ली। अगला प्रश्न है, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने डांटते हुए ये तर्क दिए कि तुम्हारी हार हुई है और तुम नाराज हो रहे हो, यह गलत है। दूसरा तर्क क्या दिया? तुम्हारी और हमारी जाति सबकी समान है, खेल में सभी समान होते हैं, तो इसलिए तुम अधिक अकड़ नहीं दिखा सकते। अगला तर्क दिया, तुम हमारे पालक नहीं हो, इसलिए हमें तुम्हारी ये अकड़ नहीं दिखनी, तुम्हें हमें ये अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। और अगला तर्क है, तुम यदि खेलते इसमें बेईमानी करोगे तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। अगला प्रश्न यह भी सूरदास के पद से ही है, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा, ऐसा कहकर गोपियां कृष्ण पर व्यंग्य कसती हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर एक साधारण बांसुरी को बजाते समय अपनी गर्दन झुका देते हैं। चूंकि गोपियां यहाँ बांसुरी से सौत के समान ईर्ष्या रखती हैं, इसलिए वे बांसुरी को औरत के रूप में देखते हुए उस पर व्यंग्य कसती हैं। वे नहीं चाहती कि कृष्ण बांसुरी को इस प्रकार से अपने होठों से लगाए। अगला प्रश्न है, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? तो इसका उत्तर है कि सेज से तुलना करने के कई कारण हैं। पहला तो अधर जो है वे सेज के समान कोमल है। अधर यानी होठ, कृष्ण के होठ सेज के समान कोमल हैं,
जिस प्रकार सेज सोने के काम आती है, वैसे कृष्ण बांसुरी को बजाने के लिए अपने अधर रूपी सेज पर रख लेते हैं। ऐसा लगता है मानो बांसुरी वहां पर सो रही है, तो इसीलिए उससे तुलना की गई। अगला प्रश्न, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव क्यों दिया? तो कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर यह निश्चित किया कि वह अपनी बारी देंगे और सबको हरा कर ही रहेंगे। नंद उनके पिता हैं, इसलिए पिता का नाम लेकर वह झूठ नहीं बोलेंगे और सब उनकी बात मान जाएंगे। इसीलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई दी। अब हम बड़े देव कवि की ओर और उनकी जो पहली कविता है हंसी की चोट, वहां से यह सवैया, उस सवैये से यह प्रश्न लिया गया कि हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन पंच तत्वों का वर्णन किया है तथा वियोग में वे तत्व किस प्रकार विदा होते हैं। तो हंसी की चोट सवैये में कवि ने 5 तत्वों आकाश, अग्नि, वायु, भूमि तथा जल, इन पांचों का वर्णन किया है। गोपी द्वारा तेज तेज सांस लेने और छोड़ने से वायु तत्व चला गया, अत्यधिक रोने से जल तत्व आंसुओं के रूप में विदा हो गया, तन में व्याप्त गर्मी के जाने से अग्नि तत्व समाप्त हो गया और वियोग में भोजन न खाने के कारण, कमजोर हो जाने के कारण उनके शरीर का भूमि तत्व, मिट्टी तत्व भी समाप्त हो गया। यानी कुल मिलाकर के उनके पंच तत्वों में धीरे धीरे 4 तत्व तो विदा हो गए और केवल एक शून्य तत्व बाकी रह गया। शून्य तत्व यानी कमजोरी बाकी रह गई। अगला प्रश्न है, सपना कविता में से नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया? तो उत्तर है, नायिका ने सपने में देखा कि कृष्ण उसके पास आते हैं, उसे झूला झूलने का निमंत्रण देते हैं। यह उसके लिए बहुत प्रसन्नता की बात थी। वह सपने में इतनी खुश थी कि उसे चाहे सपने में ही से कृष्ण का साथ तो मिला, पर जैसे ही प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण के साथ चलने के लिए वह उठती है, तो इसी बीच उसकी नींद उचट जाती है और नींद खुल जाने से उसका सपना भी टूट जाता है और कृष्ण का साथ भी छूट जाता है। अगला प्रश्न, नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी, वह कैसे टूट गया? ये तो अभी हमने पढ़ा। अगला देखते हैं, दरबार कविता में से दरबार में गुण ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया जाता है? तो दरबार में गुण ग्राहकता और कला की परख को चाटुकारों की बातें सुनकर अनदेखा किया जाता है। यही कारण है कि वहां पर कला को अनदेखा करके कला की परख करना तो किसी को आता नहीं। चाटुकारों द्वारा की गई चापलूसी से भरी कविताओं को ही केवल वहां पर मान मिलता है। राजा और दरबारी भोग विलास के कारण अंधे बन गए हैं और ऐसे वातावरण में कला का कोई भी महत्व नहीं होता। और अगला प्रश्न भी इसी कविता से ही है, देव ने दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार व्यंग्य किया है? देव दरबार के दंभपूर्ण वातावरण का वर्णन करते हुए बताते हैं कि दरबार में राजा और प्रजा, राजा और दरबार के सभी लोग भोग विलास में लिप्त रहते हैं। दरबारियों के साथ साथ राजा भी अंधा है, जो कि कुछ देख नहीं पा रहा। यही कारण है कि कला और सौंदर्य को उन्हें ज्ञान ही नहीं रह गया है। अहंकार के कारण वे किसी की बात सुनने या मानने को राजी नहीं है। अब अगली कविता आती है संध्या के बाद, और उस कविता में से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर लिखिए। संध्या के समय एक तो सूर्य का प्रकाश लाल आभा लिए हुए हो जाता है, झरनों से बहने वाला जल का जो रंग है, वर्ण है, वह भी स्वर्णिम हो जाता है। ये किरणें गंगा जल को भी स्वर्णिम करती हुई उसके किनारे की रेत पर धूप छांव की आकृति बना देती हैं, धूप छाई
रेत बन जाती है। जैसे जैसे सूर्य डूबता जाता है वैसे वैसे प्राकृतिक परिवेश भी बदलता जाता है। और तांबई से स्वर्णिम, फिर सुरमई, और सूर्य के डूबते ही अंधेरा छा जाता है। यानी अनेक प्रकार से प्रकृति रंग बदलती है। अगला है संध्या के बाद कविता में से ही है। पंत जी ने नदी के तट का जो वर्णन किया उसे अपने शब्दों में लिखिए। या फिर अगर ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाए कि वृद्धाओं को कवि ने बगुलों से क्यों कहा है, तो दोनों ही प्रश्नों का एक ही उत्तर बनता है कि नदी के तट पर ध्यान में मगन वृद्ध औरतें ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो शिकार करने के लिए नदी किनारे खड़े बगुले हों। पंत जी ने कविता में वृद्ध औरतों की बहुत सुंदर उपमा दी है। उनके दुख को भी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। नदी की मंथर धारा को वृद्ध औरतों के मन में बहने वाले दुख के समान बताया है। इस तरह से वृद्ध औरतें और बगुले दोनों ही नदी के किनारे में मिलते हैं। उनके सफेद रंग के कारण कवि ने बहुत सुंदर उपमा देकर दोनों को एक कर दिया है। अगला प्रश्न, लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। लाला अपनी छोटी और संकुचित दुकान को देखकर स्वयं को दयनीय, दुखी और अपमानित अनुभव करता है। संकुचित दुकान यानी छोटी सी दुकान। जीवन भर अपनी दुकान पर गद्दी पर बैठा हुआ उसे ऐसा लगता है जैसे किसी निर्जीव और बेकार अनाज का ढेर हो। और वह सोचता था कि शहर में रहने वाले बनियों के समान वह उठ क्यों नहीं पाता, वह भी क्यों नहीं अमीर बन जाता। वह थोड़ी सी आय के लिए बात बात में झूठ बोलता है। अपने ही वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण अपने जीवन को तबाह कर रहा है। तो इस तरह से उसके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं, दुविधा उठ रही है। अगला प्रश्न, कर्म और गुण के समान हो वितरण पंक्ति के माध्यम से कवि कैसे समाज की ओर संकेत कर रहा है। तो इस पंक्ति में कवि ऐसे समाज की कल्पना कर रहा है जहां का वितरण मनुष्य के कर्म और गुणों के आधार पर हो। वितरण यानी बंटवारा, हर एक व्यक्ति को सारी की सारी सुविधाओं का बंटवारा समान रूप से हो जाए। ऐसे में प्रत्येक मनुष्य को उसके गुणों और कार्य करने की क्षमता के आधार पर कार्य मिलेगा, जिससे आय का सही बंटवारा होगा। ये समाजवाद के गुण है जिसमें किसी एक वर्ग का आय व्यय पर अधिकार नहीं होता, बल्कि सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी के साथ ही अंतराभाग 1 के गद्य खंड और पद्य खंड के पाठों की पुनरावृत्ति पूरी हुई। और अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी पुस्तक अंतराल भाग 1 की ओर, जिसका एक ही पाठ आ रहा है, हुसैन की कहानी अपनी जबानी। और उस पाठ का पहला प्रश्न बनता है, लेखक को अपने दादा से विशेष लगाव था, इसका प्रमाण किस बात से मिलता है। तो लेखक को अपने दादा से विशेष लगाव था, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हुई तो वह अपने दादाजी के कमरे में ही बंद रहने लगा। और वह अपने दादाजी के बिस्तर पर उनकी भूरी अचकन ओढ़कर इस प्रकार सोता था मानो वह अपने दादाजी से लिपट कर सोया हुआ है। तो इस प्रकार जब वह पूरी तरह से गुमसुम रहता था और दादाजी को याद करता रहता था, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि उसे अपने दादाजी से विशेष लगाव था। अगला प्रश्न है, लेखक जन्मजात कलाकार है, इस आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है। अथवा प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो लेखक जन्मजात कलाकार है, इस बात का पता इस पाठ में उस समय चलता है जब वह बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में था। उसमें उसके ड्राइंग के शिक्षक मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बड़ी सी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा कि अपनी अपनी स्लेट पर इस चिड़िया की नकल करो। मकबूल फिदा हुसैन ने उस चिड़िया को बिल्कुल उसी तरह से बना दिया
जैसे मास्टर मोहम्मद अतर ने ब्लैक बोर्ड पर बनाई थी। इसके बाद तो यह कलाकार निरंतर आगे बढ़ता ही चला गया और गांधी जी के जन्म दिवस पर उसने क्लास के ब्लैक बोर्ड पर ही गांधी जी का पोर्ट्रेट बना दिया। इससे पता चलता है कि प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती। अगला प्रश्न है, प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है? पाठ के आधार पर बताएं। तो प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में बहुत अंतर आया है। किसी वस्तु का प्रचार के लिए ढोल नगाड़े आदि बजाकर उसके विषय में पहले घोषणा की जाती थी। एक व्यक्ति रिक्शा या तांगे आदि में बैठ जाता था और उस वस्तु का पोस्टर लगाकर ढोल बजाते हुए जोर जोर से उसके विषय में बताता था। कुछ लोग घर घर जाकर अपनी वस्तु का विज्ञापन किया करते थे और कई बार नुक्कड़ों पर नाटक आदि के माध्यम से भी वस्तु का विज्ञापन किया जाता था। लेकिन अब किसी भी वस्तु का प्रचार प्रसार अखबार, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के द्वारा किया जाता है। इन्होंने विज्ञापन को कई गुना तीव्र और प्रभावशाली बना दिया है। अगला प्रश्न है, कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, उसमें अब क्या बदलाव आया है? तो इसका उत्तर आप स्वयं बना बना कर लिख सकते हैं। पहले लोग कला को राजे महाराजे और अमीरों का शौक मानते थे। गरीब व्यक्ति तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता था। उस समय कला आम आदमी का पेट नहीं भर सकती थी। यह केवल समय काटने का साधन थी। लेकिन समय बदला है। आज कला और कलाकार का सम्मान किया जाता है। अब तो शिक्षा में भी इसे अभिन्न बना दिया गया है। आज यह जीविका का मजबूत साधन है और अब कलाकृतियाँ बड़े घरों की ही नहीं, आम घरों के दीवारों की भी शोभा बनने लगी हैं। अगला प्रश्न है, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होता है? तो मकबूल फिदा हुसैन को पेंटिंग से बहुत लगाव था। वह कभी दुकान पर जब भी बैठते तो वहाँ भी कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाते ही रहते थे। पेंटिंग से उसका प्यार इतना अधिक था कि हिसाब की किताब में 10 रुपये लिखता था तो ड्राइंग की कॉपी में 20 चित्र बना देता था। वह दुकान के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली मेहतरानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए हुए मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत, बकरी के बच्चे का वह स्केच बना दिया करता था। अपनी पहली ऑयल पेंटिंग भी उसने दुकान पर बैठ कर के ही बनाई थी। तो इससे उसके भीतर का कलाकार व्यक्त होता है। आगे अगला जो प्रश्न है वह 2 प्रश्नों का उत्तर एक ही बन रहा है। पहला प्रश्न तो ये कि लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र हैं कैसे? और दूसरा प्रश्न हो सकता है, दादा की मौत के बाद मकबूल को कहाँ और क्यों छोड़ा गया और वहाँ उसकी दोस्ती किन किन के साथ होती है? उन 6 दोस्तों की घनिष्ठ मित्रता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो दादा की मौत के सदमे से उबरने के लिए मकबूल को बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है। वहाँ उसकी दोस्ती 5 लड़कों से होती है, यानी एक मकबूल और 5 अन्य लड़के, तो कुल 6 लड़कों की यह दोस्ती हो गई। एक व्यापारी है, एक रेडियो की आवाज़ है, एक कराची का नागरिक है, एक मोती व्यापारी है, वह एक मस्जिद का मेंबर है और सभी अलग अलग दिशाओं में बट गए हैं, परंतु 2 साल की नज़दीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में नहीं बदल पाई। लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उनके अनुसार पांचों के स्वभाव अलग अलग हैं, लेकिन इससे उनकी मित्रता पर कभी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन सब में कलाकार की सोच विद्यमान थी। पांचों की मित्रता स्वार्थ पर आधारित नहीं थी, इसलिए वे घनिष्ठ मित्र थे। तो इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मित्र के सुख दुख में उम्र भर साथी बने रहें, दूर रहकर भी एक दूसरे से तहे दिल से प्रेम करें और सच्ची मित्रता निभाएं। अगला प्रश्न, हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी आत्मकथा के आधार पर मकबूल के पिता की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
और इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मकबूल फिदा हुसैन को उनकी मंजिल तक पहुंचने में उनके पिता के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो जो ये बोल्ड में दिखाई दे रहा है, इनको आप हेडिंग भी बना सकते हैं। तो देखिए, हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी आत्मकथा में मकबूल के पिता शिक्षा के हिमायती थे, इसलिए उन्होंने मकबूल को पढ़ने के लिए बड़ौदा भेजा। वे अपने भाइयों की सहायता करने वाले थे। उन्होंने अपने भाइयों को किराने की दुकान खुलवाई। वह दुकान जब न चली तो फिर रेस्तरा खुलवाया, और वे कला के पारखी थे। जब मकबूल ने पेंटिंग बनाई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेंद्रे की सलाह पर, बेंद्रे पेंटर हैं एक मशहूर पेंटर, तो उनकी सलाह पर बम्बई से पेंट और कागज़ मंगवाया। मकबूल के अब्बा ने मुल्ला मौलवियों की परवाह किए बिना मकबूल को आगे पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वे एक खुले दिमाग के व्यक्ति थे। तो उनके व्यक्तित्व की ये सारी विशेषताएं जो मैंने अंडरलाइन की हैं, ये पता चलती हैं। तो इसी के साथ ही आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप एक एक कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी चिंता भी कम होती है और हम तनाव मुक्त होकर के अपने पूरे पाठ्यक्रम को तैयार कर सकते हैं। अब तक हमने 2 पुस्तकों को तैयार कर लिया, अंतरा और अंतराल। अब हम बढ़ेंगे अपनी तीसरी पुस्तक की ओर, जो कि है जनसंचार माध्यम वाली, यानी अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इसमें जो पहला पाठ आ रहा है जनसंचार माध्यम का, उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, संचार माध्यम से क्या तात्पर्य है, या ऐसा भी कहा जा सकता है संचार जीवन की निशानी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। ये परिभाषा बनी इसकी, और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण वह संचार करता है। दैनिक जीवन में संचार के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। संचार खत्म होने का मतलब है मृत्यु। तो संचार ही मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि संचार जीवन की निशानी है। अगला प्रश्न, संचार के साधन बताते हुए संचार के तत्वों का वर्णन करें। तो देखिए, संचार के साधनों में क्या क्या आता है, टेलीफोन, इंटरनेट, समाचार पत्र, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा इत्यादि। और संचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? पहला, संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। तो पहला तत्व बना स्रोत या संचारक। संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है भाषा, और इसमें अगला चरण है स्वयं संदेशकर्ता, जिसके द्वारा संदेश दिया जाता है। और उससे अगला है प्राप्तकर्ता, यानी जो संदेश को प्राप्त करेगा, और वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। और संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की भी अहम भूमिका होती है। तो ये 5 संचार के तत्व हुए। आगे है फीडबैक किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की क्या भूमिका होती है? प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को ही फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। इसी फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस प्रकार संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न है, शोर से क्या तात्पर्य है? संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है।
यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया में शोर को हटाना या कम करना बहुत ही जरूरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब संचार के विभिन्न प्रकारों की बात हो रही है। सांकेतिक संचार किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, संकेत वाला, यानी जैसे कभी आप अपने किसी मित्र को इशारे से बुलाते हैं तो जाहिर है ये इशारा भी संचार है, तो इसे ही सांकेतिक संचार कहते हैं, अर्थात संकेत के माध्यम से किया जाने वाला संचार। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं? इनका क्या महत्व है? वह संचार जिसमें संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, यानी जिसने संचार के लिए संदेश भेजा और जिसने प्राप्त किया वह एक ही व्यक्ति है, अर्थात वह अपने मन ही मन में ध्यान लगा रहा है, बात कर रहा है, तो वह अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। जैसे पूजा करना, ध्यान लगाना आदि इसी के रूप हैं। और जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहा जाता है। अंतर यानी दो के बीच में, इसमें फीडबैक तत्काल मिलता है, इस तरीके से संबंध विकसित होते हैं। यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। अगला है, समूह संचार क्या होता है और यह कहाँ प्राप्त होता है? तो समूह संचार में एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्तियों के लिए ना होकर पूरे समूह के लिए होता है, और समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहुत से तरीकों से बहस आदि के जरिए हल करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, जनसंचार किसे कहते हैं? जब व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए विशाल वर्ग से संवाद करने की कोशिश करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। आप याद रखिएगा, संचार और जनसंचार में यही मुख्य अंतर है कि इसमें कोई तकनीक या यांत्रिक माध्यम अवश्य शामिल होगा। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है, यानी बहुत अधिक फैलाया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि। अगला है, जनसंचार की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है, जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। दूसरा, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। और तीसरा, इस माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं जो इन माध्यमों से प्रकाशित प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। कैसे? जैसे समाचार पत्रों में संपादक होंगे या फिर उसमें उप संपादक होंगे, तो ये द्वारपाल ही हैं। यानी आपने इसके साथ साथ ये भी जान लिया कि संचार के लिए अनेक प्रकार हुए, जैसे हमने पढ़ा समूह संचार, जन संचार, अंतः संचार, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक संचार, और इस प्रकार से संचार के अनेक प्रकार भी आपकी समझ में आ गए होंगे। अगला है, संचार के कार्य बताइए। संचार के निम्नलिखित कार्य हैं। जैसे पहला है, संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं। दूसरा, यह किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भी होता है। कुछ जानने के लिए, कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। यह मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक खास तरीका है, और संचार का प्रयोग अक्सर अपनी समस्याओं या चिंताओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है।
संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। अगला, जनसंचार के कौन कौन से कार्य हैं, कोई 3 स्पष्ट करें। तो जनसंचार के अनेक कार्य हैं, जिनमें पहला हो गया सूचना देना, इसके द्वारा हम दुनिया भर में सूचनाएं प्रसारित करते हैं। दूसरा है मनोरंजन, तो जनसंचार माध्यम जैसे सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। और अगला है जागरूकता, जनसंचार माध्यम लोगों को जागरूक बनाते हैं, वे जनता को शिक्षित करते हैं और विचार विमर्श के मंच भी बनते हैं। और अगला है निगरानी, जनसंचार माध्यम सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट से लाभ व हानियां बताइए। तो इंटरनेट से अनेक लाभ हैं। एक तो इससे विश्वग्राम की अवधारणा मजबूत हुई, यानी ग्लोबलाइजेशन, और पूरी पृथ्वी को ही एक अपना घर समझ लेना, वैश्विक भावना जागृत होती है। पूरा विश्व एक कुटुंब की भांति लगता है। इंटरनेट से संचार की नई संभावनाएं जगी हैं और इससे शोधकर्ताओं के लिए अपार संसाधन उपलब्ध हुए हैं। हमें कुछ भी ढूंढना है, हम इंटरनेट पर झट से खोज सकते हैं। लेकिन हानियां भी हैं, जैसे इससे अश्लीलता को बढ़ावा मिला है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत से आतंकवादी या गैर सामाजिक तत्व इसका दुरुपयोग करते ही हैं। बच्चों व युवाओं में इससे अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है। घर के सदस्य आपस में बातचीत ना करके इंटरनेट पर ही लगे रहते हैं, तो यह इसकी हानियां हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब और किससे हुई? पत्रकारिता के मूल में कौन सा भाव होता है? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1826 में बंगाल गजट से हुई और इसके मूल में जिज्ञासा का भाव होता है। क्योंकि देखिए बच्चों, आपके अभिव्यक्ति और माध्यम में से 1 अंक वाला प्रश्न भी आना है, 2-2 अंकों वाले 2 भी आने हैं, तो इसीलिए 1 अंक वाले में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम क्या है और क्यों? तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम है। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद हैं। अगला प्रश्न, सबसे विख्यात डायरी किसकी और क्यों? तो सबसे विख्यात डायरी एनी फ्रैंक की है, जो कि निजी डायरी होने के साथ साथ ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी जानी जाती है। अगला, डायरी क्या है? कोई 3 प्रसिद्ध डायरियों व उनके लेखकों के नाम बताइए। तो डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष अनुभव लिखते हैं। डायरी लेखन नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक, भावनात्मक समस्त प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसको हम कैसा समझते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें क्या अनुभव हुआ है, वही सब हम डायरी में लिख डालते हैं। जिस बात को हम दुनिया में किसी और के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी हम डायरी में लिखते हैं। तो प्रसिद्ध 3 डायरियां व उनके लेखकों की जहाँ तक बात हुई, ये तो अपने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा था। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यह है एनी फ्रैंक की डायरी। अगला है एक साहित्यकार की डायरी, जो कि गजानन माधव मुक्ति बोध की है, और पैरों में पंख बांधकर, यह है रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी। तो इस तरह से ये आप कोई 3 नाम याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी गई और यह क्यों प्रसिद्ध है? एनी फ्रैंक की डायरी डच भाषा में लिखी गई। इसकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि 1929 में जब जर्मनी में जन्मी यहूदी लड़की एनी फ्रैंक ने इस डायरी में नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों और आतंक के दौर में अपने अनुभवों को लिखा, तो ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज सा बन गया। ये एक साधारण लड़की द्वारा यातना कैंप में रहकर व्यक्त की गई आवाज़ थी, जो 60 लाख लोगों की आवाज़ बनकर उभरी। अगला प्रश्न है, डायरी लिखते इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 2 बिंदु लिखें। तो पहला बिंदु, डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में लिखते हुए
पहले की छपी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डाल लेनी चाहिए। और दूसरा है, डायरी स्वयं के लिए लिखी जाती है, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो इसीलिए यह मानक भाषा की चिंता किए बिना अपने मन की जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, हमारे अपने अनुभव हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से हमें लिख देना चाहिए। अगला प्रश्न, मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार करने में डायरी लेखन की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो डायरी लेखन द्वारा हम अपनी कमियों व खूबियों को सोच सकते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। डायरी लेखन से हमारी निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार होता है। जो बातें हम दूसरों के सामने नहीं बोल पाते, उन्हें भी शब्दों में डायरी में लिख लेते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। डायरी लेखन द्वारा हम अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भार से, डर से मुक्त होते हैं। इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार करने में डायरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न, डायरी लेखन स्वयं से साक्षात्कार है, कैसे? लगभग ऊपर वाले प्रश्न से मिलता जुलता ही है। डायरी लेखन आत्मा के दर्पण में हमारे मन की परछाई होती है, जो कि हमें अपने आप को समझने व अपने अतीत को याद कराने में सहायक होती है। डायरी में हम निर्भीक संवाद कर सकते हैं। यह हमें स्वयं को समझने की कला सिखाती है। यह एक निजी दस्तावेज होता है, जिसके द्वारा हम अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भार से भी मुक्त होते हैं। तो इसी के साथ आपने अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों को भी दोहरा लिया, जिसमें हमने डायरी लेखन की कला और जनसंचार माध्यम ये पाठ भी कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे व्यवहारिक लेखन की ओर, जिसमें मुख्य रूप से आता है दृश्य लेखन। यहाँ सड़क दुर्घटना का एक दृश्य लेखन है। ये एक उदाहरण के तौर पर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि आप इस तरह से कोई भी दृश्य लेखन आए किसी भी विषय पर वो लिख सकते हैं। क्योंकि दृश्य लेखन के लिए सबसे पहला जो भाग है वह है ये ऊपर का हिस्सा, यानी जिसमें हम लिखते हैं दृश्य एक, और समय बताते हैं, रात है या दिन है, अंदर है या बाहर है, कौन सी जगह है, जैसे यहाँ पे मुख्य सड़क है, और कौन कौन से पात्र हैं, यहाँ पर माता पिता, नेहा, 3 युवक, कुछ पुलिसकर्मी और कुछ लोग, यानी पात्र। आप दृश्य के बारे में ये सोच लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति खड़े हुए हो सकते हैं, वे आपस में क्या क्या बातचीत कर सकते हैं। बस उसी को सोचते हुए आपने संक्षेप में ऊपर ये विषय वस्तु बता देनी है, बीच में 1-2 संवाद जरूर दे देने हैं, और जब आप अंत करें तो कट टू अवश्य लिखें। तो ये 3 हिस्सों में आपने देना होता है। एक तो ये ऊपर का भाग, जिसमें आप दृश्य, संख्या, स्थान, वह जगह, और बाहर या अंदर, और पात्र यह बताते हैं। फिर अपने हिसाब से उस विषय को सोचते हुए उसकी भूमिका बांधते हैं, उसमें संवाद देते हैं, और फिर कट टू के साथ खत्म करते हैं। जैसे सड़क दुर्घटना का यह दृश्य देखिए, 31 दिसंबर की रात, सड़क पर वाहनों की खूब आवाजाही है, शोरगुल हो रहा है, हर कोई नववर्ष के स्वागत को उत्सुक है। नेहा अपने परिवार के साथ कार में फिल्मी गानों को गुनगुनाते हुए अपने घर को वापस लौट रही है। अचानक एक मोटर बाइक पर 3 नौजवान हो हल्ला करते और सटंट दिखाते हुए तेजी से गुजरते हैं। तभी धड़ाम, जोरदार टक्कर का तेज स्वर। नेहा के पापा तेजी से ब्रेक लगाते हुए, अरे ये क्या, वही मोटर बाइक तेजी से सड़क पर फिसलती हुई जा रही है। नेहा और उसका परिवार फौरन कार से नीचे उतरता है। नेहा, पापा, अलग अलग दिशाओं में तीनों लड़के घायल पड़े हैं। नेहा घबराते हुए, मम्मी, ऐसा लगता है जैसे सड़क के किनारे बनी रेलिंग से बाइक की भयंकर टक्कर हुई है। पापा सिर पर हाथ रखकर, ओह, तीनों बच्चों के शरीर से खून के फव्वारे फूट रहे हैं, अभी पुलिस को जानकारी देता हूँ। सड़क पर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए हैं। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ दूर से पास आती जा रही है। हर कोई तीनों युवकों के बच जाने की दुआ कर रहा है। एम्बुलेंस के आने पर पुलिस सभी लोगों को सावधानी पूर्वक घटना स्थल से हटने का अनुरोध कर रही है। नेहा और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर वापस बैठ गया है, आ गया है, और उनके मन में नव वर्ष का उल्लास बिल्कुल खत्म हो गया है। नव युवकों के मस्ती में होश खो बैठने के स्वभाव पर सबको मनी मन गुस्सा आ रहा है। कट टू।
तो इसी के साथ ये दृश्य समाप्त होता है। तो बच्चों इसी तरह से कोई भी दृश्य आए, बस आप इन्हीं 3 भागों में उस दृश्य को लिखते हुए दृश्य लेखन कर सकते हैं और पूरे 5 अंक ले सकते हैं। आगे है प्रतिवेदन। तो यहाँ पर प्रतिवेदन के विषय में हम जानेंगे कि इसका प्रारूप क्या है। जैसे दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने व हमारी स्वच्छ दिल्ली के नोट को सार्थक बनाने हेतु समिति का गठन किया गया। तो उसमें स्वच्छता अभियान से संबंधित जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया वही हमें लिखना है। तो हम पहले तो उसमें सदस्यों के बारे में बता देंगे कि इसमें सचिव है, अध्यक्ष है और कोई भी 3-4 सदस्य भी हमने बता दिए। और समिति ने इस दिशा में निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो आप देखेंगे जो हमें प्रश्न दिया जाता है उसी से ही हम शुरुआत करते हैं, फिर सदस्यों के नाम बताते हैं और फिर जो प्रतिवेदन है वो किस तरह से दिया जाएगा ये रिपोर्ट से थोड़ा सा भिन्न है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हमारी दिल्ली का ऐतिहासिक व प्राचीन महत्व है, इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य है, अतः हमें निम्न प्रयास करने चाहिए। और वो प्रयासों में हमने क्या क्या बताया। नंबर 1, सड़कों की चौड़ाई जहाँ संभव हो बढ़ा देनी चाहिए, नालियों को गहरी व पक्की किया जाना चाहिए। दूसरा, धार्मिक स्थलों व चढ़ाई गई फूल मालाओं, पत्तों, छिलकों आदि को इधर उधर ना फेंक कर मिट्टी में दबाकर खाद बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। सड़कों के किनारों पर कुछ कुछ दूरी पर कूड़ेदानों का प्रबंध किया जाना चाहिए। टूटी सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। सड़क के किनारे पेड़ पौधे व चौराहों पर आकर्षक मूर्तियां लगाई जाएं। बिजली के तारों को भूमिगत किया जाए। पुराने जर्जर होती इमारतों की रख रखाव हेतु पुरातत्व विभाग की सेवाएं प्राप्त करें और प्रत्येक 2 माह के पश्चात उपयुक्त सुझावों की प्रगति की समीक्षा की जाए। तो आप अपने हिसाब से कोई भी 7-8 बिंदु देते हुए ये उसके विषय में बता सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर अंत में दिनांक और सभी के हस्ताक्षर जरूरी है, जैसे अध्यक्ष के हस्ताक्षर, सचिव के हस्ताक्षर, सदस्यों के हस्ताक्षर, यह जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार इसी प्रारूप का ध्यान रखते हुए आप प्रतिवेदन कर सकते हैं। 3 अंक का होता है प्रतिवेदन। और प्रतिवेदन के बाद अब हम देखते हैं परिपत्र यानी सर्कुलर, जिसे हमेशा एक चौखटे में रखा जाता है। आप देख पा रहे होंगे बॉक्स में रखा हुआ है और सबसे ऊपर वह पता लिखा जाता है जिसकी ओर से वह परिपत्र जारी हुआ। तो जैसे यहाँ पर मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा से संबंधित यह सर्कुलर है, तो अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय की ओर से यह जारी हुआ, यह पहले ऊपर आ जाएगा। फिर उस सर्कुलर की संख्या यानी पत्रांक यह लिखा जाएगा। फिर स्थान और दिनांक, नई दिल्ली और दिनांक हमने लिख दिया। फिर विषय डाला कि किस विषय पर ये है और फिर उसके बारे में बहुत संक्षेप में दिया जाता है और अंत में उस पे अधिकारी का नाम लिखा जाता है कि किसने जारी किया। जैसे महानिदेशालय ने उपयुक्त विषय पर दिनांक 23 नवंबर 2024 को एक समसंख्यक परिपत्र जारी किया था। उपयुक्त परिपत्र द्वारा मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की सीमा 2000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड द्वारा इस सीमा पर पुनः विचार किया गया। तदनुसार उपयुक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया कि दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के लिए सीमा 6000 रुपये प्रति माह होगी। उपयुक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेंगे। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और ये नीचे नाम लिख दिया अधिकारी का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि परिपत्र में मुख्य बात को बता दिया जाता है बहुत संक्षेप में। आपके विद्यालयों में भी अक्सर ऐसे सर्कुलर आते ही रहते हैं जिससे नए नए आदेश जारी होते हैं, तो उसी तरह से यह सर्कुलर लिखा जाता है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कार्यवृत्त की। एक उदाहरण देखिए कार्यवृत्त का। सह शिक्षा सर्वोदय विद्यालय झिलमिल कॉलोनी की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त लिखिए। तो कार्यवृत्त में सबसे पहले तो ऊपर यह एक शीर्षक डाल दिया जाएगा जो कि प्रश्न में से ही ले लिया गया कि किसका कार्यवृत्त है, और उसके बाद दिनांक डाल दी और
उसके पश्चात हम ये लिखते हैं कि यह बैठक हुई कहाँ पर थी। कार्यवृत्त और कार्यसूची ये दो चीज़ें होती हैं जिनमें कार्यसूची में तो पूरी सूची बनाते हैं कि कौन कौन से काम किए जाएंगे, और बैठक हो जाने के बाद कौन कौन से काम किए गए इसके बारे में बताने वाला होता है कार्यवृत्त। तो यहाँ जैसे ये कहा गया कि 12 अक्टूबर को प्राचार्य कक्ष में बैठक संपन्न हुई। खेलकूद प्रतियोगिता समिति की अध्यक्षता विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री दिनेश जी ने की, और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची इस प्रकार है। तो यहाँ पर उप प्रधानाचार्य, खेलकूद इंचार्ज और अन्य कुछ सदस्यों के नाम लिख दिए। और इसी तरह से कोई भी कार्यवृत्त आए आपको सदैव यही करना है, ऊपर पहले शीर्षक डालना है, फिर वो बैठक कब हुई, कहाँ हुई, वो बताकर सदस्यों की सूची देनी है। इसके बाद आप कुछ बिंदुओं में ये बताएंगे कि हुआ क्या क्या उस बैठक में। तो कार्यवाही का आरंभ खेलकूद इंचार्ज द्वारा सदस्यों का स्वागत करने से हुआ। सामान्य चर्चा के बाद कार्यसूची में लिखे गए विषयों पर विचार विमर्श हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। यानी बैठक में जो जो कुछ हुआ वो सब आपको लिखना है। उसकी शुरुआत हमेशा स्वागत से होगी और अंत हमेशा धन्यवाद से होगा। पिछली बैठक के कार्यवृत्त की प्रस्तुति और निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई। विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 24 दिसंबर 2024 को किया जाएगा, यह निर्धारित किया गया। इसके तैयारियों के लिए विचार विमर्श किया गया और निम्नलिखित समितियां गठित की गई। यानी खेलकूद समिति बना दी जिसमें एक इंचार्ज और कोई ना कोई सदस्य होंगे। फिर पुरस्कार समिति बना दी, इसमें भी इंचार्ज और सदस्य होंगे। फिर टेंट व बैठक व्यवस्था समिति बना दी, इसमें भी इंचार्ज और सदस्य होंगे। तो इस तरह से कार्यवृत्त लिखा जाता है। और अगर कार्यसूची की बात की जाए तो उसमें आप केवल यही बताएंगे कि कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। यही कार्यवृत्ति कार्यसूची का भी रूप ले सकता था, क्योंकि उसमें केवल ये किया जाएगा कि ये काम होगा, ये समितियां गठित होंगी। अगर इस तरह से भविष्य में लिख दें कि ये किया जाएगा तो सूची बन गई, और यदि अतीत में लिख दें कि ऐसा ऐसा हुआ तो वह बन गया कार्यवृत्त। आगे देखते हैं आवेदन पत्र। आपके परीक्षा में औपचारिक पत्र ही आने हैं, एक तो स्ववृत्त वाले और दूसरा संपादक को या किसी अधिकारी को पत्र। तो दोनों ही प्रकार के पत्रों का एक एक उदाहरण हम यहाँ देख लेंगे, प्रारूप समझ लेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी पत्र आए हम सरलता से कर सकें। जैसे यह है, आरोग्य अस्पताल में डेटा प्रविष्टि हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर के पद रिक्त हैं। विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए निदेशक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। इसमें ऊपर ये 3 पंक्तियां आवश्यक हैं, परीक्षा भवन, स्थान और फिर दिनांक। उसके बाद किसको लिख रहे हैं हम, ये जैसे प्रबंधक और कौन सी जगह पर, आरोग्य अस्पताल रोहिणी दिल्ली के प्रबंधक को लिख रहे हैं। तो जिसको पत्र लिखा जा रहा है उनको हमने 2 या 3 पंक्तियों में बताना होता है प्रति लिखने के बाद। फिर विषय आता है, विषय में हमने कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन करना है तो वही आएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हेतु आवेदन पत्र। इसे पूरा का पूरा प्रश्न में से देख करके प्रस्तुत करें तक नहीं उतारना, आवेदन पत्र तक ही लिख करके पूर्ण विराम डाल दीजिए। फिर महोदय या महोदया, और शुरुआत अक्सर ऐसी ही की जाती है। आप किसी भी एक समाचार पत्र का नाम ले लीजिए कि दैनिक जागरण में दिनांक 2 जनवरी 2024 को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि आरोग्य अस्पताल में डेटा प्रविष्टि हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर के पद रिक्त हैं। मैं इस पद के उम्मीदवार के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन परिश्रम के साथ करूँगी, और आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपनी शैक्षिक योग्यताओं, कार्य अनुभव आदि विवरण सहित अपना स्ववृत्त संलग्न कर रही हूँ। स्ववृत्त वाले में सदैव ऊपर का हिस्सा यही रहेगा, भवदिया, कखगा और संलग्नक। संलग्नक यानी आप उसमें साथ में क्या क्या भेज रहे हैं, अटैच क्या क्या कर रहे हैं। शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ, प्रतिलिपियाँ मतलब फोटोकॉपी, पासपोर्ट आकार की फोटो और स्ववृत्त। तो यह पूरा का पूरा स्ववृत्त वाले में इसी प्रकार से रहता है, केवल जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम बदल दीजिए। फिर ये स्ववृत्त में क्या क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले नाम,
फिर पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, शैक्षिक योग्यताएं जिसमें 10वीं 12वीं बीए और यदि कोई कोर्स किया हुआ है तो वह, और किस विश्वविद्यालय से किया, किस वर्ष में किया, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, इस तरह से पूरा का पूरा हम लिख देते हैं। और इसके साथ साथ अनुभव भी दिए जाते हैं, जैसे कार्य अनुभव, कब से कब तक और कौन सी जगह पर है। फिर अन्य रुचियां किस किस चीज़ में है, जैसे अन्य रुचियां ग्राफिक डिज़ाइनिंग, योगाभ्यास में है। भाषा ज्ञान किस किस का है, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी का। दो संपर्क व्यक्तियों के नाम भी दिए जाते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका रेफरेंस दिया जाता है, जैसे प्रधानाचार्य किसी सर्वोदय विद्यालय का दे दिया, या प्रबंधक केनरा बैंक का दे दिया। फिर नीचे दिनांक और हस्ताक्षर। तो इस तरह से ये स्ववृत्त पूरा होता है। तो इस प्रकार से कोई भी स्ववृत्त से संबंधित पत्र आ जाए, आप उसमें केवल पद का नाम बदल करके पत्र आराम से लिख सकते हैं। स्ववृत्त तो ऐसा ही लिखा जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि संपादक के नाम पत्र है। इसका भी उदाहरण यदि आपने ध्यान से देख लिया तो काफ़ी चीज़ें तो हर पत्र में वही की वही रखी जानी है। जैसे यहाँ मानसून की पहली वर्षा के बाद दिल्ली की सड़कों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। इसकी शुरुआत में सबसे पहले ऊपर संपादक और समाचार पत्र का नाम और वह उस समाचार पत्र का कार्यालय कहाँ है वह स्थान लिखा जाता है। जैसे बच्चों, आप ये तीनों की तीनों पंक्तियाँ रट लीजिए, याद कर लीजिए, यही की यही हमेशा लिख देना। विषय प्रश्न में से ही देख करके लिख देना होगा कि पहली वर्षा के बाद सड़कों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षण हेतु, ये प्रश्न में ही दिया जाता है। जो दिया गया है वही का वही बिंदु लिख देना। पूरा संपादक को पत्र लिखिए तक नहीं उतारना। कौन सा विषय है बस ध्यान आकर्षण हेतु यहाँ पर पूर्ण विराम डाल दिया, महोदय। और ये शुरुआत वाली पंक्तियां भी ये कि ये याद कर सकते हैं। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान किस ओर दिलाना चाहता हूँ वो बताना है। दिल्ली की सड़कों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। पिछले सप्ताह मानसून की पहली वर्षा हुई जिससे सभी को भीषण गर्मी से राहत मिली, किंतु दूसरी ओर शहर की सड़कों की दुर्दशा ने यातायात के लिए समस्या उत्पन्न कर दी। दिल्ली भारत की राजधानी है तथा यहाँ अनेक विदेशी दूतावास भी हैं। पर्यटक व अति विशिष्ट विदेशी अतिथियों का आवागमन यहाँ हमेशा ही रहता है। ऐसे महत्वपूर्ण शहर में सड़कों की दुर्दशा केवल असुविधा ही पैदा नहीं करती अपितु देश की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचाती है। सड़कों के बीचों बीच बने बड़े बड़े गड्ढों और किनारों पर जमा पानी से वाहनों का चलना कठिन हो गया है, साथ ही पैदल यात्री अलग परेशान है। इससे छोटी मोटी दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है तथा बीमारियां फैलने की भी आशंका है। अतः दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारियों से अनुरोध है कि वे दिल्ली की सड़कों का दौरा कर सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें, जिससे विभाग ऐसी सड़कें बनाए जो हर मौसम के लिए उपयुक्त हों। महोदय, आपसे निवेदन है कि मेरे विचारों को अपने समाचार पत्र में यथोचित स्थान देने की कृपा करें। तो ये अंतिम पंक्ति जो है ना, यह भी वही की वही लिखी जाएगी हर एक संपादक के नाम पत्र में। और धन्यवाद भव दिया और फिर पता, दिनांक, ये सारे बिंदु समान रहने, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऐसे का ऐसे ही हर एक में लिखा जाना है। तो इस प्रकार से जो भी संपादक के नाम पत्र आए उसमें बीच का हिस्सा उस विषय के अनुसार थोड़ा सा बदलेंगे, बाकी ऊपर और नीचे की सारी जो यहाँ औपचारिकताएं हैं वही की वही रहती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और इस तरह से आप संपादक के नाम पत्र भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आई सप्रसंग व्याख्या की, जो कि 6 अंक की आनी है। 6 अंक की काव्य खंड की, 6 अंक की गद्य खंड की। तो बच्चों, अभी तक हमने बाकी अधिकांश हिस्से की पुनरावृत्ति कर ली है और सप्रसंग व्याख्या पर बात करने से पहले मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो वह भी दबा लीजिएगा ताकि
मेरी अगली वीडियो की अपडेट भी आप तक तुरंत आ सके। तो यहाँ सप्रसंग व्याख्या की जो मैं बात करने वाली हूँ, आपको मालूम है हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। तो उस पाठ्यक्रम को 2 बार ध्यान से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा कौन सा पाठ किस लेखक या कवि के द्वारा लिखा गया है। तो अगर काव्य खंड है तो उसमें हम सबसे पहले संदर्भ में कविता का नाम और कवि का नाम देंगे, और यदि गद्य खंड है तो पाठ का नाम और लेखक का नाम देंगे। तो ये तो हो गया संदर्भ, जिससे 1 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। फिर प्रसंग, प्रसंग में ये बता देना है कि गद्यांश या पद्यांश किस बारे में है, उसका पूर्वापर संबंध क्या है, यानी उसमें इससे पहले क्या बात चल रही थी उससे संबंधित आप देख करके, और इसमें किस विषय में कहने जा रहे हैं, वो केवल 1 या 2 पंक्तियों में ही देना है, और उससे भी प्रसंग का 1 अंक पूरा प्राप्त हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पर व्याख्या। व्याख्या पूरी की पूरी तो इस वीडियो में समझाना संभव नहीं है, क्योंकि पूरे पाठ्यक्रम की व्याख्याएं इस तरह से नहीं कराई जा सकती। हाँ, यदि आपको कोई विशेष पाठ मुश्किल लगता है तो आप मेरे चैनल पर उस पाठ से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। पूरे पाठ्यक्रम की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। परंतु इतना मैं अवश्य कहूँगी, जब आप काव्य खंड की व्याख्या करने लगें तो कविता की पंक्तियों के रूप में व्याख्या कभी ना लिखें, उसे गद्य में लिखें, यानी अपनी शब्दावली में उसे ये बताएं कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या निकला, भाव क्या निकला, आपको समझ में क्या आया, वही लिखना है। ऐसे ही जब गद्य खंड की व्याख्या करें तो भी इस तरह से लिखें जैसे आप किसी अपने से छोटे को समझा रहे हैं। इन पंक्तियों का सार क्या निकल रहा है, इसमें मूल भाव क्या छिपा हुआ है, उसे साधारण शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना होता है। किताब वाली या फिर यूं कहें कि प्रश्न पत्र में दी गई पंक्तियों को वैसा का वैसा कभी नहीं उतारना होता। यदि आपने कठिन शब्दों के अर्थ बदल दिए और उनके शब्दों का थोड़ा हेर फेर करके वाक्य विन्यास बदल करके अपने शब्दों में लिख दिया तो व्याख्या के अंक कभी नहीं कटते, 3 अंक पूरे के पूरे मिल जाते हैं। तो इसीलिए बस ध्यान ये रखना है, अपने शब्दों में लिखें, कठिन शब्दों के अर्थ समझ करके लिखें, और उसे यदि हो सके तो थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिखें, थोड़ा और फैला करके लिखें। अगर 5 पंक्तियां दी गई हैं, 5 को 5 में ना लिख करके 6-7 में बदल दें। तो बस इतना सा ध्यान रखना होता है। और विशेष में वैसे तो बहुत से बिंदु निकलते हैं, लेकिन मैंने ये 4 बिंदु दिए, आप केवल यही 4 के 4 याद कर लें। गद्य और पद्य दोनों में ही यही चारों बिंदु लिख सकते हैं, और आपका विशेष का भी 1 अंक पक्का मिलेगा। यानी जैसे भाषा सरल, सरस और सुबोध है, शैली विषयानुकूल है, शब्द चयन सटीक है, रोचकता प्रवाहमयता दर्शनीय है। ये बिंदु तो ऐसे हैं जो गद्य और पद्य दोनों में ही चल सकते हैं। और विशेष का 1 अंक होता है, जिसके लिए 2 बिंदु काफ़ी रहते हैं। लेकिन आप ये चारों ही याद कर लें, लिख लिख कर देख लें, और इन्हें सही से लिख के आ जाए तो आपका विशेष का 1 अंक भी नहीं कटेगा। तो इसी के साथ ही ये पूरा पाठ्यक्रम हमने दोहरा लिया, और रह क्या गया, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। उसका आपको पता है कि पहले ध्यान पूर्वक प्रश्नों को पढ़ लें, फिर गद्यांश को पढ़ना शुरू करें। तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे जहाँ जहाँ उन प्रश्नों के उत्तर आते जाएंगे उन्हें अंडरलाइन करते जाइए, और फिर उन्हें उस भाव को समझते हुए आपने उत्तर लिखना है। तो अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश आप आसानी से कर पाएंगे। और यदि फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो दी गई है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को कैसे हल करें, आप वहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा पाठ्यक्रम तैयार। मुझे लगता है यदि आपने अभी परीक्षा से पहले जो समय बचा है 2-3 बार इसी वीडियो को भी देख लिया तो आप पक्का पक्का अच्छी तरह से अपना यह प्रश्न पत्र कर पाएंगे, और आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।